पुराने किसी के भी अगर क्या कहते हैं फैमिली में पूछोगे ना सबसे लो पॉइंट क्या था, डेट सस्ता क्यों है, इक्विटी महंगा क्यों है? एंड मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स इन इंडिया प्रेफर दिस रूट। बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट कर गई। अपने फ्रेंड से पैसा मत लीजिए, ऑर्गेनाइज तरीके से डेट उठाओ। कितना लोन लेना चाहिए? कितना पैसा लेना चाहिए, डेट फ्री हो, क्रेडिट फ्री हो। पर अच्छे का मीनिंग क्या है? ग्रोइंग स्टेडीली एंड कंसिस्टेंटली। द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड पूना में ना 2 ट्रेडिंग कम्युनिटीज को चेक चिट्ठी के ऊपर पैसा देती है। एसेट बेस्ड लेंडिंग की या प्रोफाइल बेस्ड लेंडिंग की हमको तकलीफ गई। कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की पैसे का कलर अलग होता है, ये समझ में नहीं आता। फिर क्लिनिकल लोन्स क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिबेंचर बोल के, वी आर वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन द कंट्री हु आर बेटिंग बिग ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर्स का प्रोसेस क्या है, क्या एडवांटेज है, थोड़ा बताएं। वेरी इंटरेस्टिंग। लोगों को पता ही नहीं है कि यू कैन बी अ लिस्टेड कंपनी विदाउट डाइल्यूटिंग अ सिंगल रुपी ऑफ योर इक्विटी। फंडिंग, पैसा, इक्विटी रेस करना, स्टार्टअप, ये आजकल कूल कल्चर है, एक हसल है। और शार्क टैंक जैसे शोज आने के बाद सबको लगता है ये इजी है, लेकिन क्या आपको पता है इक्विटी सबसे महंगा फॉर्म ऑफ फंडिंग है? फ्लिपकार्ट जिसने मेहनत से बनाया, सचिन और बिनी बंसल, जब वॉलमार्ट से फंडिंग लेते हैं लास्ट स्टेजेस पे, तो उनको अल्टीमेटम मिलता है कि तुम दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों की जरूरत नहीं है। और जब एंडिंग में रहते हैं तो दे हैव लेस देन 2%, इनफैक्ट कभी कभी आधे % से ज्यादा हाथ में रहता है। यानी इक्विटी इतना डेंजरस फॉर्म ऑफ फंडिंग है। और इंडिया में लोन लेना, डेट लेना, इसे हाय बाबा हाय थू थू माना जाता है। लोगों को लगता है भाई हम लोन लेंगे, हमारे साथ भी विजय माल्या वाला हाल हो जाएगा, हमारी इज्जत समाज में गिर जाएगी। ये सब मिथ को क्लियर करने के लिए बिजनेस फाइनेंस, इक्विटी फंडिंग, लोन फंडिंग, बिजनेस में क्या गैप्स हो सकते हैं और कैसे आप स्लो एंड स्टेडी 50, 100, 1000 करोड़ तक स्मार्टली जा सकते हो, इसके लिए मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जो खुद जीरो फैमिली से आते, यानी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते, मेहनत किया, सीए बने, बैंकिंग में काम किया और आज वो खुद की एनबीएफसी रन कर रहे हैं। 9 साल का 500 करोड़ का एयूएम है। प्रचय के लीडर, फाउंडर गिरीश लखोटिया साहब का वेलकम करता हूँ बिजनेस विद बसेश। थैंक यू बशीष भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सर, लोन से डर लगता है, हाँ डेट खराब है, हाँ आपका क्या मानना है? यार, ये ना मैं फाइट रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोफेशन में करता हूँ। इंडिया में डेट बेचना बोले तो एक बहुत बड़ा काम होता है। जी इतना बदनाम है हमारे कंट्री के अंदर डेट। जी एंड इसको जैसे मैं बोलता हूँ, डेट एक जिम्मेदारी है, पर डेट को एक बोझ समझा जाता है। जी। आप पुराने किसी के भी अगर क्या कहते हैं फैमिली में पूछोगे ना सबसे लो पॉइंट क्या था, तो सबके पास में हर एक फैमिली के अंदर एक स्टोरी निकल के आती है। एक समय हमारे घर की हालत इतनी खराब थी कर्जा हो गया। कि हमको गहने गिरवी रखने पड़े, गहने क्या कहते हैं गहन करने Jewelry, पड़े। yes. हाँ, एंड दैट यूज टू बी द लोएस्ट पॉइंट, किसी को भी अगर अपने फैमिली में वो डिस्क्राइब करना है। एंड टिपिकली हम लोग इसी मेंटालिटी से जाते हैं जहाँ पर डेट फ्री होना हमारे सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल होता है। जी। और मैं ना फाइनेंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने फाइनेंस पढ़ा है, पढ़ाया है। एंड थियरी में अगर आप जाओगे तो डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड डेट इज चीपर देन इक्विटी। सर, लेकिन मूवीज में दिखाता है हाँ कि हम बेचारे किसान हाँ पैसे लेते हैं, जमींदार पैसे हड़प जाता है, हम चुका नहीं पाते, हाँ हम ट्रैप में फंस जाते हैं। हम्म और इंडिया में हो भी रहा है। हम्म कुछ लोगों के पास राइट सोर्स नॉलेज नहीं है तो डेट ले लेते हैं, हम्म फिर हैरेसमेंट होता है। हम्म अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे भारत देश के भाई बहन सुसाइड भी कमिट करते हैं। तो हम्म डेट का स्टिग्मा है, हम्म और इस स्टिग्मा को रूट कॉज निकालने के लिए हम्म पहले आप समझाओ कि सर डेट सस्ता क्यों है, इक्विटी महंगा क्यों है? पहले मैंने समझाना कोशिश करता हूँ कि भाई डेट और इक्विटी दोनों में फ़र्क क्या होता है करके। हाँ। तो इक्विटी, जब आप पैसा रेस करते हो इक्विटी के फॉर्मेट में, तो आप ओनरशिप अपनी शेयर करते हो, ओनरशिप के फॉर्मेट में सामने वाले से पैसा लाते हो। एंड क्योंकि सामने वाला ओनर जैसा आता है तो वो रिस्क और रिटर्न दोनों में आपसे आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है और उसका वेरिएबल रिटर्न रहता है। ठीक है। यानी अगर आपका बिजनेस अच्छा चला तो वो बहुत पैसा बनाएगा, और अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चला तो उसका पैसा डूब भी जाएगा। इसके कंपैरिजन में जब हम डेट के फॉर्मेट में पैसा लेते हैं, तो डेट के फॉर्मेट में सामने वाला आपके बिजनेस में रिस्क नहीं लेता। तो वो बोलता है कि भाई नफा नुकसान तेरा, फिक्स रिटर्न मेरा होना चाहिए। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपने अगर उससे कुछ पैसा लिया तो आप उसके ऊपर पर्टिकुलर रेट के ऊपर ब्याज वापस करते हो और उसके अगेंस्ट आप कुछ सिक्योरिटी देते हो। वो सिक्योरिटी उसके पास में हाइपोथेकेटेड रहती है, मॉर्गेज रहती है, और उसके अगेंस्ट वो सामने वाला आपको पैसा देता है। बिल्कुल। और अगर आप पैसा वापस देने में फेल हो गए
तो वो सिक्योरिटी को फिर वो लिक्विडेट करके अपना पैसा वसूल कर सकता है। श्योर। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि डेट में कैसा पैसा रेज करा जाता है और इक्विटी में कैसा पैसा रेज किया जाता बट है। तो इक्विटी तो टेक्निकली ऐसे लोगों को मानना मानना है, हुँ। ये तो सबसे सस्ता है, ब्याज देना नहीं है, हाँ। चले तो चाँद तक, नहीं चले तो ठीक है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ 2 चीज़ होते हैं। शुरुआत में जब आप पैसा रेज़ करते हैं, अपने को क्या लगता है कि भई पैसा वापस करना नहीं है। इक्विटी का पैसा लिया तो पैसा कभी भी वापस नहीं करना है और उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर सर्विसिंग भी नहीं करनी है। हुँ, मतलब डिविडेंड देना कोई कंपल्सरी नहीं नहीं होता है। होता। उसके अगेंस्ट में आपको ऐसा रहता है कि भई मेरे को इंटरेस्ट देना तो कंपल्सरी है एंड एक समय के बाद में पैसा वापस भी देना है। तो आपको लेते वक़्त तो ऐसा लगता है कि यार इक्विटी बहुत अच्छा पैसा है एंड मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स इन इंडिया प्रेफर दिस रूट। पता है पर जब बिज़नेस अच्छा करता है ना, तो सबसे ज़्यादा चुभता जो आपको ये है, वो ये चुभता है कि आपने बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट कर दी। क्योंकि जब बिज़नेस छोटा रहता है तब तो आपने ओनरशिप डाइल्यूट करने के वक़्त आपको बुरा नहीं लगता है। बट जब बिज़नेस अच्छी स्टेज पे पहुँच जाता है, तो आपको समझ में आता है यार मैंने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया। एक बिज़नेसमैन समझ लीजिए मेरे को अगर कोई बिज़नेस करना है, तो मेरे को उस बिज़नेस के अंदर कम से कम 5 से 10 साल देने पड़ते हैं, जी, मेहनत करनी पड़ती है। जी, वो बिज़नेस जब सही में अच्छा होके सक्सेसफुल होके बड़ा होता है, तब मेरा ही बिज़नेस के अंदर स्टेक नहीं बचता है। हाँ। तो डाइल्यूटिंग इक्विटी टू अर्ली आई एम टेलिंग यू प्रमोटर्स रिग्रेट इट सो मच। हम लोग रियलाइज़ नहीं करते तब तो हमको बड़ा ईज़ी पैसा लगता है और बाद में जाके सबसे ज़्यादा उसी में चुभता है। नंबर 1 रिग्रेट हुँ, ऑफ जितने भी टॉप 1000 एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड है, हुँ, उसमें से एक कॉमन रिग्रेट है हुँ, कि हमने इक्विटी बहुत सस्ते में दे दी। हुँ। जब बहुत हम जल्दी दे कुछ दी। भी नहीं थे, हुँ, तब चने के भाव में हमने हुँ, शादी कर ली यानी हुँ, हिस्सेदारी दे दी। हुँ, और इक्विटी इज़ नॉट फ्री सर, हुँ, मैं आपको बोलता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो 24% आरओआई बेयर मिनिमम माँगते ही है। हुँ, सेकंड, इक्विटी लेने के बाद आपके ऊपर प्रेशर किया जाता है। आई एम अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ बोर्ड्स, हुँ, वी इन्वेस्ट। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो आपको बोला जाता है भाई तू भले 70% का है, घर पे बैठ, हुँ, तुझे तेरा वैल्यूएशन मिल जाएगा, तुझे तेरा डिविडेंड मिल जाएगा, लेट सीईओज रन द कंपनी। अगर आप आईपीओ भी निकालते हो, मिनिमम 26-27% आपको बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद माइनॉरिटी बोर्ड आता है, वो आपको हर 3 महीने में हिसाब माँगते हैं। क्या हुआ सेल्स, क्या हुआ प्रॉफिट? तो इक्विटी के बाद भी प्रेशर है और अल्टीमेटली इक्विटी वाले को एग्ज़िट देना है। आईपीओ के बाद तो ठीक है, स्टॉक मार्केट है, बट उसके पहले अगर मैं आपके कंपनी में 1 करोड़ भी लगा रहा हूँ, मेरा एक ही एम है कि 2 साल में मैं कैसे से मिनिमम डबल करके बाहर निकलूँ। 3 साल में या 4 साल में कैसे ट्रिपल करके मैं बाहर निकलूँ। इक्विटी दुनिया बहुत छोटी है। अगर आप अच्छे हो तो आपको मिल जाता है, बट अगर आपने एक बार वहाँ पे भी कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो दूसरी बार भी फंड रेज़िंग नहीं मिलता है। तो आई कंप्लीटली एग्री, इक्विटी इनडायरेक्टली आप समझ चलो 24 से 27% कॉस्ट ऑफ फंडिंग है और आज जब अनसर्टेन है तब आप दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से इक्विटी भी अच्छा है बट डेट भी अच्छा फॉर्म है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेट 6%, 8%, 12%, 18% तक भी मिलता है और आपके पास उतने मार्जिन्स है, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, उतना कैश फ्लो है, आपको डेट ही लेना चाहिए। मैंने यस, इसको कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ प्लीज़। कि जैसे समझ लीजिए आप जो बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, हाँ जी, तो कोई भी पैसा इक्विटी या डेट के फॉर्मेट में आप जो भी पैसा लगाते हैं, उसके ऊपर आप कितना कमाते हैं ओवरऑल फंड्स के ऊपर, उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बराबर है। यानी आपने जो धंधे में पैसा लगाया, हाँ, उसके ऊपर आप कितने टके से कमा रहे हो। बिल्कुल। समझ लीजिए आपके बिज़नेस में आपने जो पैसा लगाया, उसके अंदर आप 25% से पैसा कमा रहे हो, नेट रिटर्न। अगर आप डेट लेते हो, समझ लो वो 12% का लेते हो, ठीक है? तो आपको जो डिफरेंशियल है, वो पॉकेट में रखने मिलता है। तो अगर आप बिज़नेस के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इफ इट इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, देन एज़ एन इक्विटी शेयर होल्डर यू आर मेकिंग मच मोर मनी बिकॉज़ आपके पैसे के ऊपर आपको खुद का पैसा भी मिलता है, इक्विटी के ऊपर श्योर, और जो डेट के ऊपर आपने डिफरेंशियल गैप आई आपकी, वो भी आपके पॉकेट में जाती है। बिल्कुल। बट किसी रीज़न से अगर आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसके ऊपर ही रिटर्न डेट की कॉस्ट से कम कमाया, तो वो इक्विटी के पॉकेट में जाता है। तो ये डिसीजन बहुत सिंपल हो जाता है, यू हैव टू कंपेयर द cost of debt and return on capital employed. If you are earning much more on the capital that you've employed in the business than your cost of debt, then you should always go for debt because debt is cheaper because वो जो differential कमाई है ना वो इक्विटी वाले के पास में बचती है, ठीक, जिसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोला जाता है बिजनेस फाइनेंस की लैंग्वेज में। यस, तो डिफरेंस बहुत सिंपल है, जितना आप लेवरेज करोगे, अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो आप ही के पॉकेट में बचेगा वो एज ए इक्विटी ओनर। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा आप मनी कंट्रोल या स्क्रीनर खोल लो।
कोई भी लिस्टेड कंपनी का ROCE, ROI भी होता है, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल का मतलब इक्विटी डेट दोनों, हुँ, उसके सामने मोटा-मोटी आप देखोगे कि लार्ज स्केल कंपनीज़ जो है, जो 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा की मार्केट कैप पे है, वो ROC आपको 16, 17, 18% देंगे। मिड कैप कंपनीज़ जो है वो आपको 24, 25, 26% ही देंगे। मेरा मानना है, जो मैंने रिसर्च किया है, कि उसमें आप एक रिस्क स्प्रेड रख लो मिनिमम 6% का। अगर आप 18% रिटर्न जनरेट कर सकते हो और 6% स्प्रेड आप माइनस कर लो, तो 12% में फंड्स आँख बंद करके उठा लो। 12% में पैसा लेके 18% में आप 18% जनरेट कर रहे हो, 12% कॉस्ट कर रहे हो, 6% मलाई आपको मिल रहा है। और वो 6% स्प्रेड इसके रख रहा है कि इमरजेंसी में कभी कुछ 19-20 हो गया। अगर आप 25-30% आरओसी जनरेट कर सकते हो, जो मेजरली स्मॉल कंपनीज़ करते हैं, और आप 18% में भी रेज़ कर रहे हो, तो you have a 12% spread. You are creating value without diluting equity, without diluting partnership. इसमें एक कैच है, मैं थोड़ा हुँ, टेक्निकल हुँ, जाऊँगा। लोन लेना चाहिए या लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन माइंडसेट में भी हुँ, कर्जा मत ले, हुँ, और दोस्तों से कर्जा ले ले, हाँ। बैंक से बिल्कुल मत ले, और एनबीएफसी से तो बिल्कुल मत ले। सही लोगों बात। का माइंडसेट है बैंक से लेगा तो तेरा घर लेके जाएगा। हाँ, भाई आपकी कमिटमेंट से, हाँ, ऐसा नहीं कि बैंक अलाउ नहीं करता, बैंक रिस्ट्रक्चर करता है, हाँ। मुद्दत देता है, बट आपकी कमिटमेंट है। दोस्तों से पैसा ले लो, फिर प्रेमानंद महाराज के पास जाओ कि पैसा नहीं मिलता, प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि बेटा तेरा कर्म है, छोड़ दे अगले जन्म में। बैंक अगला जन्म नहीं मानता, बैंक बोलता है यही जन्म में मैं वसूल करूंगा। जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जो माइंडसेट है ना कि हाँ, लोन्स अच्छे या बुरे, हाँ, कैन यू टेल सम एडवांटेजेस कि लोन्स के फायदा क्या है? एक एडवांटेज आपने बोला, हाँ, यू कैन क्रिएट मोर वैल्यू। हुँ, अगर आरओसी इज मच मच ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, हाँ, तो आप इक्विटी के लिए वैल्यू बना रहे हो। हुँ, कॉमन सेंस है, 6% में हुँ, लेके हुँ, 18% में बेचा, हुँ, 12% का मलाई स्प्रेड आपने वैल्यू जनरेट किया हुँ, इक्विटी होल्डर्स के लिए। हुँ। इसके अलावा और कोई एडवांटेज है डेट का? नहीं देखिए कैसा है सबसे पहला ना मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डेट में जा रहे हैं, तो डेट आपको ऑटोमैटिकली फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। बिल्कुल। एक तरीका है जैसे आप डेट अगर बोरो करते हैं, बैंक में आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सबमिट किए या प्रपोज़ल सबमिट किया, जी। तो आपको उसके पहले ना अपने कंपनी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाने पड़ते हैं। एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करना पड़ता है कि पैसा आएगा, पैसा जी। जाएगा करके। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जब बोरोइंग करते हो, हम्म, तो उसी में सीखने मिलती है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक लाता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस एक लाता है डेट आपको बोरो करने के लिए। आप जो चीज़ की आप रैंडमली कोई भी बिज़नेस प्लान नहीं चेंज करते कि यार मैंने आज ये करना है, कल वो कर डाला, आप हरदम प्लानिंग से चलते हो। तो ये सब चीज़ें आती है, आपको बाकी सब चीज़ें छोड़िए, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने बैंक बोरोइंग की एंड बैंक बोरोइंग करने की वजह से क्योंकि उन्होंने सीसी फैसिलिटी उठाई थी, तो उसके वजह से उनको बैंक ने फ़ोर्स किया कि यार आपने इंश्योरेंस करना चाहिए हम्म, और बाद में उनके गोडाउन में आग लग गई। एंड नॉर्मल बिजनेसमैन इंश्योरेंस के बारे में कहाँ सोचता है? नहीं सोचता। वो तो बैंक ने उनको मजबूरन क्या कहते हैं फ़ोर्स किया हुआ था कि भई आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए स्टॉक का, हम्म, इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस कराया और वो इंश्योरेंस की वजह से आज बच उनको गए। पैसा मिल गया। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि ये सब चीज़ें अपने को बैंक सिखाती है जी। जब हम लोग काम करते हैं बैंकों के साथ में, तो ये सब चीज़ें रिस्क उनके लिए भी रिस्क बन जाती है। बिल्कुल। तो इस टाइप की फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स हमको सिखाती है, किस तरीके से काम करना चाहिए, बैंक किस तरीके से एनालाइज़ करती है हमारे फाइनेंशियल्स, वो समझ में आता है। हमको खुद को समझ में आता है कि भई हमारी क्रेडिट रेटिंग ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या रिस्क हो सकते हैं बिज़नेस में। एक बैंक के साथ में आप इंटरैक्शन करोगे ना, तो उसमें ही एज़ अ प्रमोटर आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बिज़नेस के बारे में समझ में आ जाएगी, जो अगर आप ठीक से सुनो और उनकी रिस्क को समझने की कोशिश करो, तो आप सुधार कर सकते हो कि यार हम्म, मेरे बिज़नेस को देख के ये लेंडर को क्या-क्या रिस्क लग रही है। हम्म, तो अब सीखने वाली बात है, तो ये सब चीज़ें आपको तब आती है जब आप कोशिश करते हो बोरो करने का थ्रू रेगुलेटेड मीन्स। एंड मैं तो हाइली सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने फ्रेंड से पैसा मत लीजिए। ना दोस्ती रहती है, ना पैसा रहता है। मतलब बिल्कुल। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ एंड क्या है कि अगर आप बिज़नेस करने उतरे ही हैं, तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि यार मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड बनूँ। बिल्कुल। देयर आर लॉट ऑफ वेज़ इन व्हिच यू कैन डाइवर्सिफाई योर लायबिलिटी फ्रेंचाइज़ी ऑल्सो। बिल्कुल। आज बैंकों से लोन लिया जा सकता है, आज बॉन्ड्स के फॉर्मेट में अनलिस्टेड है, लिस्टेड है, बहुत सारे तरीके से पैसा लिया जा सकता है। बिल्कुल। बट आपने कोशिश करनी चाहिए कि यार मैं एक तो थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से डेट उठाऊँ, उतनी ही कमिटमेंट करूँ, जितनी मैं निभा सकता हूँ एंड फिर एक बार कमिटमेंट कर ली तो उसको पूरा करने की कोशिश करो। तो आप जब इस तरीके से ग्रो करते हो ना, तो एज़ अ एंटरप्रेन्योर भी आपको बहुत सारे छोटे-छोटे लेसन सीखने मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लोन्स लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। लोन्स के मैं 5 एडवांटेजेस मेरे एनालिसिस हुँ, बताता हूँ। सबसे पहले जैसे गिरीश भाई ने कहा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेंटरी क्या है, सिस्टम से।
सेकंड सर प्रेशर अच्छा है, हम्म, पॉजिटिव प्रेशर थोड़ा अच्छा है प्रेशर कि हर महीना ये ईएमआई जमा करना है। हम्म, टीम के ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर आता है कि भाई कलेक्शन करो, धंधा करो, हम्म, पॉजिटिव प्रेशर अच्छा है। थर्ड, लोन का सबसे बड़ा एडवांटेज मालूम है, आपका टैक्स कम करता है सर। टैक्स बेनिफिट है। बिकॉज आप इंटरेस्ट जो पे करते हो वो हम्म, टैक्सेबल इनकम को कम करता है। समझो हम्म, आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आपने उस पर 12 लाख ब्याज भरा और 20 लाख प्रिंसिपल भरा, हम्म, 32 लाख ईएमआई भरा। 12 लाख ब्याज से आपका टैक्सेबल इनकम कम हो गया, हम्म, जिसके कारण अज्यूम करो आप 30% स्लैब में हो, तो 3.6 लाख आपका टैक्स सेविंग्स हो गया। एब्सोल्युटली। इक्विटी में ये नहीं होता, राइट? तो टैक्सेबल इनकम है। फोर्थ, लोन लेने से आरओआई बढ़ता है। कॉमन सेंस है, खुद के पैसे से धंधा मत करो, बाहर के पैसे से करो। एक कंपनी है जो 20 लाख खुद का लगाता है और वो जनरेट करता है 10 लाख का प्रॉफिट। इसका आरओआई आपको आया, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको आया 50%। बट वही कंपनी जो 10 लाख लोन लेता है, 10 लाख इक्विटी लेता है, फॉर एग्जाम्पल लोन का ब्याज 1 लाख भी अगर निकालता है, तो ये कंपनी ने 19 लाख रुपीज प्रॉफिट कमाया, विच इज आई मीन 10 लाख के बदले 9 लाख प्रॉफिट कमाया। तो 90% उसने आरओआई जनरेट किया। तो लोन से आरओआई बढ़ता है। एंड लास्ट सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ लोन है, लोन ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, डॉक्यूमेंट पेपर वर्क, क्योंकि फ्यूचर में सिविल डॉक्यूमेंट यही काम आता है। एब्सोल्युटली। अब एक ट्रैप है, कितना लोन लेना चाहिए सर? एक लिमिट तो है कुछ, एब्सोल्युटली, मतलब वो ये ये समझना जरूरी है। हाँ, एक गाइडेंस गिरीश मैंने ऑलरेडी दे दिया हाँ, कि आप चेक कर लो कि आपकी जनरेटिंग एबिलिटी क्या है, हम्म, आरओआई, आरओसी, उसके सामने कॉस्ट ऑफ फंड्स। हम्म। बट और भी कुछ चेक्स है। नहीं, मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा उसमें, हाँ, बट मैं पहले कंसेप्चुअली समझाऊंगा, फिर फॉर्मूला में डालने की कोशिश करूंगा, श्योर। बिकॉज टेक्निकल एस्पेक्ट जैसे ही हम लोग फाइनेंस के बारे में सुनते हैं, हम लोग थोड़ा डर जाते हैं। नहीं, बट कितना लोन लेना चाहिए, इसको आप एक गाइडेंस दे दो। हाँ, पर पहले मैं क्या बोलता हूँ कि पहले मैं बोलना चाहूंगा कि देर इज अ गुड डेट एंड देर इज अ बैड डेट। ठीक है, एंड हम लोग क्या होता है कि ये जो बैड डेट के एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दे के डेट को ही बदनाम कर देते हैं। ठीक है। मतलब वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट पर से ये बुरा या अच्छा या नहीं होता, आप उसको जिस तरीके से यूज करेंगे उस तरीके से वो आपको फायदा या नुकसान देगा। बिल्कुल, तो इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, गलती है आपके यूज करने की। बिल्कुल। बंदूक है, देश की सेवा भी करता हाँ, है, मर्डर भी वही करता है। हाँ, ठीक है, तो वो आप किस तरीके से यूज करते हैं, दैट विल डिफाइन कि वेदर इट्स अ गुड डेट और इट्स अ बैड डेट। श्योर। अब मैं बोलता हूं कि कोई भी डेट सस्टेनेबल रहा तो इट्स अ गुड डेट। हम्म, यानी मैं इसमें समझाने की कोशिश ये करता हूं कि भाई अगर आप पैसे का यूज कर रहे हो कोई एसेट क्रिएट करने के लिए या कोई एक्सपेंस के लिए, बट जो रिजल्ट करता है इनटू कैश फ्लोज विच आर देन यूज्ड फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। मतलब क्या कि आपने खर्चा किया किसी एसेट के ऊपर या किसी एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है। बट ये जो आपने खर्चा किया इससे देर आर रिजल्टेंट कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं आपके, और फिर आप वो वाले कैश फ्लोज को यूज कर रहे हो फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो वेन एवर दोज इनकमिंग कैश फ्लोज आप अगर टाई अप कर लेते हो एंड ये लोन आपका सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन बन जाता है, यानी अपने आप ही लोन वापस हो रहा है, आपने अगर इस टाइप का सिस्टम बना दिया, इस टाइप की फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना डाली, तो वो डेट हरदम आपको सर्विस करके जाता है। जब लोग अनसस्टेनेबल डेट लेते हैं, लोगों का क्या बोलना रहता है, अरे मेरे पास में 1,000 करोड़ की एसेट है, आप इसके अगेंस्ट 10 करोड़ दे रहे हो। वो 10 करोड़ भी आपका बुरा हो सकता है, 1,000 करोड़ के अगेंस्ट आपने 10 करोड़ भी लिया तो भी वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, अगर आपने उसके रिजल्टेंट जो कैश फ्लोज है जहां से इसका रिपेमेंट होने वाला है वो आइडेंटिफाई नहीं किए श्योर, और डिसिप्लिन रख के वहीं से ये पैसे बिना डाइवर्जन किए वापस नहीं किए। बिल्कुल, अग्रीड। अब कितना पैसा लेना चाहिए, ये हो गया कि भाई कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, तो इसके लिए भी अगेन क्या कहते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशो का, डीएससीआर, डीएससीआर का एक मेजर कॉन्सेप्ट रहता है फाइनेंस के अंदर, जी, कि भाई कितनी मार्जिन है, डेट देने के बाद में भी कितना पैसा आपके पास में बचा हुआ है। समझ लीजिए आप डेट देने के पहले आपके पास में 100 रुपया है, मतलब आपने जो कैश फ्लोज आपके पास में नेट बचे बिफोर पेमेंट ऑफ डेट अगर 100 रुपया है, यानी इसका मतलब क्या है कि आप 100 रुपए तक का अगर इंटरेस्ट आया तो पे कर सकते हैं, पर आपने पूरा के पूरा नहीं रखना चाहिए उसके लिए। तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि यार मैं 50 या 67 रुपीज तक का मैं चले जाऊं, सो दैट देर इज अ कुशन। तो प्रॉफिट विच आर देयर, कैश फ्लोज विच आर देयर बिफोर पेमेंट ऑफ और सर्विसिंग ऑफ लाइबिलिटीज जो है, आपने वो देखना चाहिए कि भाई मेरे कैश फ्लोज से मैं कितना सर्विस कर सकता हूं। क्योंकि इंटरेस्ट आप अगर बोरोइंग करते हो तो 2 टाइप की सर्विसिंग होती है, रेगुलर बेसिस पे आपको इंटरेस्ट सर्व करना पड़ता है एंड फिर कभी प्रिंसिपल भी ड्यू होता है। तो आपने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के आपको जितना पैसा देना है उसका 1.5 गुना पैसा उस कैश फ्लो देने के पहले आपके पास में बचना चाहिए। टिपिकली ऐसा रूल बनाया जा सकता है कि भाई देयर इज सफिशिएंट कुशन, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कैश फ्लो ही नहीं है सर्विस करने के लिए डेट के। तो आप अगर ये दो तीन चीजें ध्यान रखें
एंड डेट को रीजनेबली यूज करे तो इट विल ऐड वैल्यू टू शेयर होल्डर्स। बिल्कुल। और अपने यहाँ ना एक ये डेट फ्री होने का एक अलग कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक बैज ऑफ ऑनर बना हुआ है। हाँ, मैंने ब्याज उतार दिया। हाँ, हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि अगर डेट को दूसरा शब्द जो होता है वो बोलते हैं क्रेडिट। हुँ, अगर कोई बोलता है ना कि आप डेट फ्री हो, हुँ, तो मैं बोलता हूँ आप क्रेडिट फ्री हो, यानी यू आर नॉट क्रेडिट वर्दी। यस, यानी एक तो आपके पास में धंधे में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि आप क्रेडिट को यूज कर सकते हो, राइट, या आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी डिसिप्लिन। नहीं है कि लोग आपके ऊपर पैसा लगाए करके। हुँ, तो आई डोंट सी आई मतलब मेरे को वो देख के सुन के मेरे को हंसी आती है कि यार कोई कैसे कैसा इस चीज को श्योर, एज अ बैज ऑफ ऑनर ले सकता है। श्योर। आई थिंक जो गिरीश भाई ने फॉर्मूला बोला हम भी वही रिकमेंड करते हैं। आपका जो एबिटडा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो है मेन। अगर कैश फ्लो में अगर आप कलेक्शंस भी उसमें अगर मान लेते हो, वो ईएमआई का मिनिमम डेट टाइम्स होना चाहिए। हम तो 2 टाइम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आप 2 बार अपना ईएमआई सर्विस कर सको, कुशन है। और एक फॉर्मूला देता हूँ, एबिटडा का मैक्सिमम 4 टू 5 टाइम्स आप लोन ले लो। अगर आप उतना भी डिसिप्लिन रखते हो कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 20 लाख या एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये लोन लेने के बाद आ रहा है 20 लाख, आप अप टू 80 लाख 1 करोड़ का लोन ले सकते हो। 1 करोड़ का लोन अगर 12% में भी होगा, तो आपको समझ में आता है ये 12 लाख ब्याज में जाएगा, बाकी ईएमआई में जाएगा, तो मैं कट टू कट चल लूँगा। तो जितना आप 3, 4, 5 के अगर आप 5 के ऊपर लेते हो कि मेरा 20 लाख ही एबिटडा है, मैं 3 करोड़ का लोन ले लूँ क्या? मिल जाता है जुगाड़ से। भाई बर्बादी है। आपका 12% यानी 36 लाख ही तो आपका इंटरेस्ट है, वही आप चुका नहीं पाओगे। फिर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मरता है, इसकी टोपी उसके सर, फिर वो हाई फाइनेंसिंग में जाएगा, फिर वो झूठ बोलेगा, बैंक का मैनिपुलेट करेगा, कस्टमर से एडवांस माँगेगा, वेंडर को डिले करेगा पेमेंट, टाइम पे सैलरी नहीं देगा, यहाँ से डाउनफॉल होता है। और जितने भी कंपनीज़ बर्बाद हुए, दे आर बे ब्लेमिंग लोन्स, इन फैक्ट दे आर ब्लेमिंग लिक्विडिटी। बहुत अलग चीज़ है। कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। आप इन्वेंटरी, आउटस्टैंडिंग, ईएमआई डिसिप्लिन ये जैसे मैनेज करते हो, यहाँ से आपका पूरा भाग्य उदय होता है। तो आई थिंक ये तो डेट हमने हम्म, साबित कर लिया, डेट हम्म, अच्छा है हम्म, और डेट लेना चाहिए, हम्म, लिमिट में लेना हम्म। चाहिए। आप आरओसी के सामने कंपेयर कर लो कॉस्ट ऑफ फंड्स को, आप एबिटा के सामने कंपेयर कर लो, तो डेट अच्छा है। अब आपकी जर्नी सर, आप कहाँ ये लोन वोन के चक्कर में 500 करोड़ आपने बांटे मार्केट में, कहाँ कैसे पड़े इसमें? यार मैं वैसे तो बहुत छोटे घर से आता हूँ, क्या कहते हैं, हम्बल बैकग्राउंड। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सीए किया मैंने। सीए करने के बाद में मैंने मेरा पहला जॉब सिटी बैंक में था। सिटी बैंक में अपना करियर स्टार्ट किया ट्रेजरी में, फॉरेन एक्सचेंज में। और उसके बाद में मैंने छोड़ दिया जॉब और मैं पूना में आ गया वापस, और मैंने टीचिंग से चालू किया। तो पहले मैंने 2 साल सीए के बच्चों को पढ़ाया, दिन में सीए की प्रैक्टिस की। इंटरेस्ट हरदम फाइनेंस में था। मतलब जब मैं सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने जब वो सब्जेक्ट को पढ़ा, और एक तो वैसे ही मारवाड़ी खून रहता है, तो पैसा वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट करता है। एंड मैंने देखा कि ये सब्जेक्ट जो है, इसकी जो प्रेजेंस है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब आप हुँ, हर जगह देख सकते हो कि कोई भी आप गुड्स या सर्विस दे रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आप पैसा ले रहे हो। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा कि ओमनी प्रेजेंट है ये सब्जेक्ट, और इसकी एप्लीकेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और आप रियल वर्ल्ड में इसको घूमते फिरते देख सकते हो। ठीक है। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट जागा इस फील्ड के अंदर। फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ काम तो फाइनेंस में ही करना है, अपने को करियर तो फाइनेंस में ही बनाना है। तो फिर पहले एडवाइजरी से शुरू किया, जहाँ पर हम लोग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन करवा के देते थे। काफ़ी काम किया उसमें, और उसमें कोशिश यही की कि अगेन बिजनेसमैन को थोड़ा समझाया जाए कि कैसे क्या आपने ऑर्गेनाइज्ड डेट लेना चाहिए। बिकॉज़ आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से डेट लेते हो, सर्विस करते हो, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करते हो, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम करते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड तैयार होती है, तो आपके पास में अनलिमिटेड एक्सेस आ जाता है इंस्टीट्यूशनल मनी का। एंड देन आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अगर किसी ने सही तरीके से बिजनेस में यूज़ किया इसको, तो आपके पास में सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी मिलती है। थोड़ा समझाना पड़ता है, कहीं पे हाथ पकड़ना पड़ता है प्रमोटर का, उसको कहीं पे थोड़ा बताना पड़ता है कि इस तरीके से ही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। बहुत सक्सेसफुल हुए वहाँ पे, काम मिलता रह गया, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। तो पैसे को कहाँ लगाना, तो आता तो फाइनेंस ही है, तो एनबीएफसी खोल दी तो ये एनबीएफसी 2017। 2017 में खोला 2017 और में इसका प्रचय नाम कैपिटल। प्रचय। प्रचय कैपिटल। ये प्रचय का मीनिंग क्या है सर? प्रचय ना, इसका मतलब है ग्रोइंग स्टेडीली एंड कंसिस्टेंटली। संस्कृत से। संस्कृत शब्द है, तो जी, जिसका मतलब होता है कि भाई एक ग्रोइंग कंसिस्टेंटली एंड स्टेडीली। ठीक है। तो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि अगर कंपाउंडिंग वर्ड का हुँ, कोई संस्कृत शब्द होता, हाँ, तो वो प्रचय होता। ठीक है। एंड जो भी फाइनेंस जानता है, वो जानता है कि द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज इस कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, ठीक है। जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसने लाइफ में पैसा बना लिया। बिल्कुल, एंड सिर्फ पैसे पे ही ये कॉन्सेप्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। मेरे को लगता है इसकी एप्लीकेबिलिटी हर एक एस्पेक्ट में होती है लाइफ की। श्योर, मैं तो नॉलेज के लिए बोलता हूँ, बिल्कुल, नॉलेज में भी कंपाउंडिंग होती है। बिल्कुल,
आप अगर सेम फील्ड का नॉलेज एक लॉन्ग पीरियड के लिए अक्वायर करते रहोगे तो इट कीप्स ऑन बिल्डिंग ऑन योर नॉलेज ऑल्सो। रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप। रोज पेरेंट्स को, वाइफ को टाइम हाँ, दीजिए, क्वालिटी टाइम, हाँ, प्यार बढ़ेगा। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, यस, फिटनेस, यस, कंपाउंडिंग है। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रचय नहीं है, हुँ, आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो हुँ। प्रलय है, तो डिस्ट्रक्शन है। तो एब्सोल्युटली, आइदर यू फ्लरिश और यू वैनिश। यस, और आई थिंक ये बहुत सुंदर नाम आपने चुना। हाँ, प्रचय के सर कुछ केस स्टडीज दीजिए। हाँ, और फिर हम आगे जाएंगे कि हाउ कैन पीपल टेक डेट ऑल्सो। हाँ, डेट का पब्लिक मार्केट भी है, तो हुँ, वो सब हम हुँ, कवर करेंगे। हुँ, बट एक दो केस स्टडीज दीजिए कि आपने जब स्टार्ट किया तो हुँ, किसी को आपने 10 लाख 50 लाख हुँ, दिया रहेगा। हुँ, हुँ, हाउ डिड दे ट्रांसफॉर्म, उसमें हुँ, डिसिप्लिन क्या था? एक हुँ। दो फेलियर स्टोरीज भी दीजिए आप। हाँ, नहीं मैं एक सक्सेस स्टोरी देता हूँ। हाँ प्लीज। इनिशियल पीरियड के अंदर एक मेरे वन ऑफ माय फर्स्ट क्लाइंट्स, हाँ। उनका ऐसा था कि भाई लोकल बिज़नेस में अच्छा खासा नाम था। तो पुणे बेस्ड। पुणे बेस्ड। ठीक है। तो उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया हुआ था। पूना में ना 2 ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ 2 जगह पे काफ़ी बेस्ड है, जैसे कि मार्केट यार्ड और टिम्बर मार्केट बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ जो रहती है ये आपको चेक चिट्ठी के ऊपर पैसा देती है। हाँ हाँ। ठीक है? तो चिट एक फंड टाइप एक होता है, हाँ। नहीं, चेक चिट फंड नहीं, एक पेपर रहता है जिसको डिमांड प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, उसके ऊपर एक हाँ। स्टैम्प पेपर रहता है, आप साइन कर दो, और एक पोस्ट डेटेड चेक। वाह। तो इसके बेसिस के ऊपर बहुत पैसा लगता है बिज़नेस के अंदर लोकल कम्युनिटी में, जहाँ पर हमारी बैंक्स काम नहीं आती है ना, तो वहाँ पर इस इनफॉर्मल तरीके से पैसा जाता है। एक खाली इंटर हमारी हाँ, कच्ची कम्युनिटी में भी यही चलता था। हाँ, अब तो जवान पे मिलता था। हाँ, अब था। बहुत दुनिया चेंज हो गई। डिमोनेटाइजेशन के बाद में काफ़ी चेंज हो गया ये वाला पीरियड, हाँ। और अभी इतना भरोसा नहीं रहा है। तो इस मॉडल से उन्होंने काफ़ी सारा पैसा उठाया हुआ था बिज़नेस के अंदर, एंड थोड़ा हाई कॉस्ट था, अराउंड 18% के ऊपर की कॉस्टिंग वाला पैसा डेढ़ था। तक का, हाँ। हाँ, तो जब मैंने उनको एडवाइस करना चालू किया, मैंने बोला, "आप बस थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड होके बिज़नेस करिए। आई एम अश्योरिंग यू कि आपको मैं बहुत सस्ता पैसा और अनलिमिटेड पैसा, आपको इंस्टीट्यूशनल मनी मिल जाएगा।" आज बैंकें भी एक अच्छा कस्टमर ढूँढती है। ढूंढ रही है। उनको क्या चाहिए रहता है? बेसिक थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड रहे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन डिसिप्लिन। फॉलो करे, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनाए, एंड तब उनके पास में बैंक लोन एक भी रुपया नहीं था, और मार्केट का 50 रुपए लिया हुआ था, 50 कितना? क्रॉर्स। वाह। हाँ, 50 क्रॉर्स के पास में मार्केट से लिया हुआ था। एंड बिल्डर आई थे? बिल्डर थे? एंड आई प्रॉमिस्ड हिम कि भाई आप, इफ यू वर्क इन अ वेरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन मैनर, आई विल इंश्योर यू, यू विल गेट वेरी रीजनेबल मनी एंड अनलिमिटेड मनी पूल यू कैन क्रिएट इफ यू गो इन अ रीजनेबल मैनर। ठीक है। तो हमने पहले उनको एक बैंक से पैसा दिलवाया, फिर धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी क्रेडिट रेटिंग हम लोग इम्प्रूव करते गए, ट्रिपल बी माइनस में लेके गए, तो ओके। हमने सिंगल डिजिट में उनको पैसा दिलाना शुरू कर डाला। 10% से लेस? यस, 9%, 9.5? यस। तो जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हो, आप समझते हो कि यार मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाना होता है, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे श्योर, सीएस क्या श्योर। करते हैं ना, प्रॉफिट नहीं टैक्स बचाने के लिए पहले बोलते हैं दिखाते, प्रॉफिट मत नहीं दिखाओ। दिखाते ऐसे। तो आपकी बैलेंस शीट इतनी खराब बन जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ना आपको ढंग की रेटिंग मिलती है, और बैंकें आपकी बैलेंस शीट देखती है तो बोलती है कि ना यार लोन, ना रेटिंग, ना इक्विटी फंडिंग, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट है बैंक का, हुँ, वो इंटरेस्ट आप एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते हो, यस, टैक्स सेविंग कर सकते हो। यस। वाओ! तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर देन कितना आज टाइम लगा ये क्लीनिंग करने को? 2 साल? नहीं, हम लोगों ने हाँ 2-3 साल लगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप हुआ। एवरी क्या कहते हैं ईयर हमने थोड़ी-सी बैलेंस शीट इम्प्रूव की। टोटल कितना नेट फंडिंग दिया आपने इसको? हम लोगों ने जब क्योंकि अभी तो एडवाइजरी हमने बंद कर श्योर, दी, पर श्योर। जब हम लोगों ने आखिरी में किया था तब अराउंड 400-500 करोड़ रुपए के पास में फंडिंग अवेलेबल करा दी थी, एंड एवरीथिंग वाज़ लो कॉस्ट सस्टेनेबल डेट। मतलब मेरा वाओ! हरदम ऐसा रहता है कि भाई लो कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेट रहना चाहिए। मुझे आपका बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि नेवर डू एसेट बैक्ड फाइनेंस। यस, एसेट बैक्ड फाइनेंस में आप मरोगे। यस। अगर वर्किंग कैपिटल बैक फाइनेंस हुँ, है तो एक बार समझ में आता है कि सर हुँ, इतना इन्वेंटरी, इतना उधारी है, हुँ, उसके सामने दे दो। यस। बट मेरा ये फैक्ट्री है, मेरा ये लैंड है, तो वो कोलैटरल है। बट ट्राई टू डू कैश फ्लो बैक्ड फाइनेंस कि एब्सोल्युटली। मैं कितना सेल्स कलेक्शन जनरेट कर सकता हूँ, कितना रोटेट कर सकता हूँ। आई थिंक ये हाँ। बहुत पावरफुल हम इंसाइट है। लोग जो एनबीएफसी में भी फंडिंग करते हैं ना, कभी कोई आता है और बोलता है देखो मैं आपके पास में ना 200 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, हम्म। मेरे को आप 20 करोड़ दे दो। हाँ। मैं बोलता हूँ मैं तेरे को 2 रुपया नहीं दूंगा। 20 करोड़ जनरेट कैसे करेगा तू? वो दिखा। मेरे को ऐसा है कि भाई अगले 2-3 साल में आने वाला तेरे पास में कहाँ से पैसा है, मैं डिस्काउंट करके आज तेरे को पैसा दे सकता हूँ, हाँ। बिकॉज दैट इज आवर वे ऑफ सेइंग कि यार सस्टेनेबल डेट है। परफेक्ट। तो एसेट बैक लेंडिंग में नहीं जाना चाहिए, हमने ये देखना चाहिए, उससे ये क्वेश्चन पूछना कैश चाहिए, फ्लो या फिर हमने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, पैसा कहाँ से आने वाला है, कैश फ्लो रिपेमेंट के लिए पैसा कहाँ से आने वाला है। बहुत सुंदर। तो वो हम लोग जब करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि भाई हमको जो फेलियर रेट्स रहे हैं वो बहुत कम रहे, एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस विच वी हैव गॉट। जब भी हमने एसेट बेस्ड लेंडिंग की या प्रोफाइल बेस्ड लेंडिंग की हमको तकलीफ गई, और जहां पर भी हमने कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की
हम लोग को तकलीफ नहीं गई। एंड हम लोग एक चीज़ और अलग करते हैं जो कि मैं पूरी बैंकिंग को समझाता हूँ कि टीडीएस मॉडल लाना चाहिए इसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले का एस्क्रो कराते हैं कैश फ्लो, और उसका आता हुआ पैसा जैसे ही उसके पॉकेट में जाता है ना, वैसे ही कुछ पैसा हमारे डेट रिपेमेंट की तरफ चले जाता है। परफेक्ट। तो सामने वाले को टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती हमारा पैसा वापस करने की। जैसे ही उसके अकाउंट में पैसा आया, कुछ लोन ऑटोमेटिकली कम हो गया। मैं मतलब इंडियन बैंक्स को भी बोलता हूँ कि यार जब भी आप लंबा पैसा देते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब पैसा आता है और आपने तब नहीं लिया तो प्रमोटर को वो पैसा चुभता है, कहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, और फिर जिस दिन ड्यू डेट आती है उस दिन उसके अकाउंट में पैसा रहता नहीं है। तो हमने फिर क्या किया, एस्क्रो बेस्ड पैसा वापस भी लेना चालू कर डाला, एंड दैट हैज आल्सो वर्कड वेरी नाइसली फॉर अस। तो टीवीएस का फुल फॉर्म क्या है? आपने बोला टीवीएस मॉडल। नहीं, टीडीएस, टीडीएस, ओके। जैसे गवर्नमेंट ने किया ना ये Tax-deducted टैक्स source। डिडक्टेड सोर्स, वैसे कैश फ्लो अरे डिडक्टेड एट सोर्स। अरे सामने बढ़िया। वाले के जेब में ही पैसा नहीं जाए ये आई उसके थिंक ये एक अलग टॉपिक। हर एक एंटरप्रेन्योर के पास 3 बैंक अकाउंट होने ही चाहिए, तो वो सुखी रहेगा। जैसे पैसे आते हैं ना, आप 10, 15, 20% अलग बैंक अकाउंट में डाल दो, जहाँ पे आपका जीएसटी टीडीएस हो जाएगा, यस और 5% थर्ड बैंक अकाउंट में डाल दो, जिसका एक्सेस डिजिटल भी ना हो, फ्रॉड भी ना हो, वो आपका लिक्विडिटी सेविंग्स बूस्टर हो। यस आप ये कर दो, देखो इतने एंटरप्रेन्योर्स मेरा ये एडवाइस फॉलो करके सुखी हो गए। क्योंकि क्या होता है, जैसे 100 रुपया आता है, उड़ जाता है, फिर 7 तारीख को टीडीएस किधर लाए, अरे जीएसटी 20 तारीख को कहाँ पे लाए। हाँ। बट 20% आप अलग अकाउंट में डाल दो एज पर टीडीएस जीएसटी रेट, और 3-4% आप अलग अकाउंट में डाल दो। वो अकाउंट में आप नेट बैंकिंग भी बंद कर दो, तो आपको दिखे ही नहीं, वो आपकी इमरजेंसी पूंजी है। कैश फ्लो बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ योर बिजनेस इज Very वेरी super, इंपॉर्टेंट, बहुत बिकॉज कैसे होता सुंदर है ना, ये से। कैश फ्लो डिसिप्लिन जो रहती है ना, जी। ये हमको गलत काम करने से, क्योंकि क्या होता है टिपिकली मैंने जो समझा है ना, एक मिड साइज बिजनेस, हाँ। वो बेचारे बिजनेसमैन को ना पैसे का कलर अलग होता है, ये समझ में नहीं आता। कई बार हमने, मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रॉब्लम वाला या वो केस स्टडी पूछेंगे कि दूसरा एक फेलियर वाला केस स्टडी। हाँ। टिपिकली मैंने देखा है कि 90% बिजनेसेस जो हमारे पास में प्रॉब्लम लेके आते हैं, हाँ। वो एक फाइनेंस का बेसिक जो रूल रहता है वो रूल नहीं फॉलो करते हैं, जो कि है कि भाई शॉर्ट टर्म मनी शुड नेवर बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि एक बिजनेसमैन को पैसे का कलर अलग होता है, ये समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि सीसी अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो भी पैसा है, और बैंक अकाउंट में और टर्म लोन से आया हुआ पैसा वो भी पैसा है। बट रूल्स ऑफ फिजिक्स के जैसा होता है कि आपने अगर ये रूल फॉलो नहीं किया तो पक्का है कि यही इफेक्ट होएगा। तो आपने अगर बिजनेस में शॉर्ट टर्म मनी इफ यू हैव यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कि क्या कि आपने सीसी अकाउंट में से पैसा निकाला और उससे मशीन खरीद ली, सीसी अकाउंट में से पैसा निकाला और उससे आपने लैंड खरीद ली, आप लिख के चलिए कि आगे चल के आपके साथ में प्रॉब्लम होने ही वाली है। ड्यूरेशन रिस्क, टेक्निकल टर्म इसको ड्यूरेशन रिस्क बोलते हैं। यस, एसेट का ड्यूरेशन क्या है, लायबिलिटी का ड्यूरेशन क्या है। बेयर स्टर्न्स मरा, लीमन ब्रदर्स मरा, आई वाज देयर ऑन वॉल स्ट्रीट, ये ड्यूरेशन रिस्क के कारण मरे। तो आपने ये और एक भी बोला, कैश फ्लो टाइमिंग भी देख लो। हाँ। जो शॉर्ट टर्म लोन है वो शॉर्ट टर्म है, जो लॉन्ग टर्म लोन है उसके लिए आप अलग से फंडिंग रखो, कंपनी का गला मत घोटो। आपने और एक चीज बोला, डिसिप्लिन फंडिंग। आई थिंक लॉट ऑफ टेक कंपनीज आल्सो कमिंग। जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, पीओएस रिटेल दुकान में, वो 1 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं और बोलते भाई 1 साल में आपके पास 30 लाख का स्वाइप हुआ है, हम आपको 15 लाख का लोन दे देते हैं, 12-15% वॉटेवर, और जो स्वाइप होगा उसका आधा % हम काट ही लेंगे। ईएमआई करना ही नहीं है, कैश फ्लो बेस्ड फंडिंग है। मैं भी खुश, आप भी खुश। वो जो मुझे 15 लाख मिल रहा है उससे मेरे को वर्किंग कैपिटल सुधारना है, माल सुधारना है, इंटीरियर करना है, जो भी करना है मैं वो करूँ। बट ये आपने एक अच्छा इंसाइट दिया, आई थिंक इस आहा मोमेंट, कि आप जो फंड जो निकाल रहे हो, जो यूज कर रहे हो, दोनों का टाइमिंग देख लो। एब्सोल्युटली। अगर आपने यहाँ पे 2 साल का 1 साल का लोन लिया और यहाँ पे एसेट डाल दिया और एसेट आपको 5 साल के बाद कैश फ्लो देगा, टाइमिंग मिसमैच हो जाएगा, ड्यूरेशन रिस्क है, यू आर एक्सपोज्ड फॉर फेलियर। गारंटीड फेलियर। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने देखा हुआ है कि ये अदरवाइज वर्क ही नहीं करता, ये होता ही होता है। अच्छा, होता ही है। हाँ। अच्छा, ये शॉर्ट रेसिपी फॉर फेलियर। शॉर्ट फेलियर है। तो इसीलिए पैसा जो आप उठाते हो वो आपका छोटे समय के लिए और ज्यादा रिटर्न जनरेटिंग एसेट में लगना चाहिए। ठीक है। मतलब लाइबिलिटीज आपकी जब आप इन्वेस्ट करते हो एसेट्स में, दे शुड बी शॉर्टर ड्यूरेशन देन द लाइबिलिटीज एंड हायर जनरेटिंग। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम मैं एक रिटेलर हूँ, मेरे 2 दुकान है, मेरे को अब एक्सपांड भी करना है। दोनों दुकान का कैश फ्लो भी अच्छा है, एबिटा 1 करोड़ जितना आ रहा है, व्हिच आई थिंक इज अ फर्स्ट बेंचमार्क कि 1 करोड़ एबिटा इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। उसके नीचे आप रामू काका ही हो। एबिटा 1 करोड़ तो लाओ, कुछ भी करके आप एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ तक लाओ। बहुत ईजी है लाना, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लो। अब उसको और एक दुकान खोलना है, उसके लिए वो फ्रेंचाइजी भी कर सकते हैं, विच इज अ स्मार्ट मूव, बट उसमें भी इफ एंड बट्स है। इक्विटी फंडिंग आई थिंक बहुत छोटा है। अब उसको अगर डेट फंडिंग लेना है आपके थ्रू या किसी के थ्रू, वो बैंक में जाएगा तो बैंक उसको बड़ा फंड नहीं देगा, तो एनबीएफसी के पास जाएंगे, क्योंकि एनबीएफसी विल टेक अ लिटिल मोर रिस्क।
थोड़ा स्प्रेड भी ज़्यादा मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड है। तो वो डेट लेके कैसे ग्रो करेगा? अभी कितना डेट लेना है, क्या होता है इसके अंदर कि बैलेंस करना पड़ता है। एक चीज़ है कि भई रेट ऑफ अक्रूवल्स, हुँ, अगर आप पूछोगे कि यार मैंने कितने फास्ट ग्रो करना चाहिए, बिकॉज़ क्या होता है ना, आप अगर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश करो और उसमें कुशन नहीं रखो, तो भी एक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल, मतलब आप इतना तेज़ दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, जितना आपके लेग सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप गिरना आपका पक्का है। बिल्कुल। तो एक होता है रेट ऑफ अक्रूवल्स कि यार मेरे पास में रेगुलर बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है। समझ लीजिए आप अगर इबिट्टा बोल रहे हैं, नेट कटने पुटने के बाद में, टैक्स वगैरह जाने के बाद में, समझ लीजिए 50 लाख हो जाता है। तो अब आपको जो नेक्स्ट एक्सपेंशन करना है, तो आप अब डेट इक्विटी का रेशियो कर सकते हैं कि यार 50 मेरे बिजनेस में से मेरे को एक्यूमुलेट हुआ है। अब इसके ऊपर समझ लीजिए मैं 2:1 का डेट या 3:1 का डेट, इस टाइप का डेट लेता हूँ और ठीक है, आगे ग्रो करता हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट अगर आपको इससे भी फास्ट ग्रो करना है, तो फिर आपने करस्पॉन्डिंग इक्विटी लानी चाहिए। लोग कई बार ये भी गलती करते हैं कि ग्रोथ के लिए फिर ज़्यादा डेट यूज़ कर लेते हैं। ये ना, इसका इंटरेस्टिंग है। बैलेंस मिक्स करना बहुत बहुत ज़रूरी हो पावरफुल जाता है। इनसाइट है। तो अगर आपका अक्रूवल से ज़्यादा, और क्या होता है बिज़नेस के अंदर कई बार ऐसी वो रहता है कि यार जो अपॉर्च्युनिटी है, वो ऐसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब एकदम ऐसे छोटे-छोटे पीसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। आपको नेक्स्ट जंप जो लेना है, उसके लिए हो सकता है कि आपको 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में कुछ हो ही नहीं, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका 10 जो है करोड़ हो। 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का होए। बट अगर आप अक्रूवल से उतना इक्विटी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि भाई इक्विटी में उतनी तो लेके आ जाओ जितनी ज़रूरी है यस। डेट को मेंटेन करने के सो लिए। नेट प्रॉफिट का 3-4 टाइम्स का लोन इज़ ओके। हुँ, उससे ज़्यादा हाइपर ग्रोथ चाहिए हुँ। और आप बहुत ही श्योर हो तो इक्विटी फंडिंग पे आप टर्न करो, थोड़ा बहुत फिर इक्विटी लेना चाहिए। लेना मतलब चाहिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डेट से आप फाइनेंस करो तो भी हो जाता है। वही ना, कंफर्ट ये देता है। ना, ये लेवरेज जो होता है ना, ये दो-मुही तलवार है। हमको समझना पड़ता है, इसको ठीक से चलना पड़ता है, इसके ऊपर बैलेंस करना पड़ता है। हुँ, आप ओवर लेवरेज कर दोगे तो आपको एक्सीडेंट्स तकलीफ मिलेंगे, अंडर लेवरेज कर दोगे तो आप अपना वैल्यू लॉस कर लोगे। बिल्कुल। तो यू हैव टू मैच दिस डेट टू इक्विटी रेशियो जो बोलते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आपके बिज़नेस के हिसाब से, ईदर इट कैन बी 3:1 और 2:1। जी, बट अगर आपका अक्रूवल से उतना पैसा जमा नहीं हो रहा है, तो देन गेट सम इक्विटी। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डाइल्यूट सम ऑफ योर पोर्शन व्हेन यू आर ग्रोइंग टू इन्वेस्टर्स, बट फिर उतना करना जरूरी होता है। आप पूरा पैसा अगर लोन पे ले लोगे तो ओवर लेवरेज हो जाता है। ओवर लेवरेज इज अगेन वेरी डेंजरस, फिर आप पूरा बिजनेस खोने के कगार पे पहुंच जाते हो। यस, आई थिंक बहुत सुंदर इनसाइट्स था। तो अगेन कमिंग समझो 1 करोड़ का एबिटा है हम्म, और वो मेरे को हर महीने 8-8 लाख की आ रहा है, हम्म, 96 लाख से 1 करोड़ आ रहा है और मुझे 1 करोड़ की लोन चाहिए। तो हम्म, 1:1 रेशियो है व्हिच इज़ हम्म। मैनेजेबल, कोई ज़्यादा हाइपर आपको इश्यू लग नहीं रहा है। अब ये अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं आपके पास आता हूँ, प्रोसेस क्या रहेगा? कितना टाइम रहेगा? कैसे रहेगा? वो अंदाज़े एक प्रोसेस वॉक थ्रू कराइए। तो हम लोगों का जो प्रोसेस है, हम लोग का, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अलग एनबीएफसी है। एक जनरल एनबीएफसी में हाँ, क्या प्रोसेस होता है पहले वो बोलिए? मैं तो आपको पहले ये बोलता हूँ कि आपको मैक्सिमम एनबीएफसीज जो रहेंगे वो थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। इनके पास में बैलेंस शीट बेस्ड फंडिंग होती है। ओके। तो आपके 3 साल की एवरेज रिटर्न लेंगे, उसके हिसाब से पैसा बांट डालेंगे। बैंक्स भी यही करते हैं? एंड बैंक्स का अलग रहता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं तो अलग रहता है, वर्किंग कैपिटल आप सीसी लेते हैं तो अलग असेसमेंट रहता है। ओके, प्रोजेक्ट फाइनेंस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, यानी आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, वो अलग टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। टिपिकली आप जैसे अगर नया प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो उसके अंदर आपको टर्म लोन लेना होता है, हुँ, जो 5 साल 7 साल यस। का टर्म लोन रहता है, लंबे पीरियड का टर्म लोन रहता है। तो उसमें आपकी टोटल लागत कितनी लगने वाली है, मशीनरी में कितनी लगेगी, बिल्डिंग में कितनी लगेगी, फर्नीचर फिक्सचर में कितनी लगेगी, ये सब कैलकुलेट होता है। वर्किंग कैपिटल मार्जिन एक पोर्शन रहता है जो उसमें ऐड हो जाता है, थोड़ा बहुत कंटिजेंसी के लिए एक अमाउंट डाला जाता रहता है। फिर ये जो टोटल आई, समझ लीजिए 100 रुपये आई, तो फिर उसमें डिसाइड किया जाता है कि भाई आप इक्विटी में कितना लाओगे। समझ लो आप 33 रुपये लाओगे, हुँ, तो 67 रुपीज़ फिर आपको डेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना टर्म लोन वाली वर्किंग। ठीक है। सीसी वाली वर्किंग में रहता है कि भाई आपका डेटर में कितना पैसा अटका हुआ है, आपका स्टॉक में कितना पैसा अटका हुआ है, लेस आपका क्रेडिटर में कितना आउटस्टैंडिंग है। वो जो वर्किंग कैपिटल में आपका पैसा ब्लॉक्ड है, उसके अंदर बैंक समझ लीजिए 1/3 देगी, 2/3 आपसे मांगेगी, या 3/4 देगी, वन 1/4 आपको मार्जिन अपनी रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की होती है हुँ, वर्किंग, स्टैंडर्ड वर्किंग है। जी। एट प्रचय हम लोगों का थोड़ा नजरिया अलग रहता है। हुँ, जिस कॉन्सेप्ट को ना मैं बोलता हूँ क्लिनिक लोन्स। हुँ। हमको क्या, और हम लोग मिड साइज बिजनेस के ऊपर वर्क करते हैं तो रीजनेबल डिफाइन रिक्वायरमेंट रहती है, छोटे मोटे हम लोग लोन्स देते नहीं है। डिफाइन मिड साइज़ क्या? मिड साइज यानी हम लोग बोलते हैं ऐसे बिजनेसेस जो कि बहुत छोटे भी नहीं है, हाँ,
एक नंबर बोल दो लोन का, 1 करोड़ से 10 करोड़ 1 क्या? करोड़ से लेके 25-30 करोड़ तक का हम लोग एक्सपोज़र 1 लेते to हैं 30 वन करोड़। पार्टी एंड ठीक देन है, उसको फिर अरेंज करके 100 करोड़ तक का लाते हैं। ठीक है, तो टिपिकली आइडियली आप मेरे को बोलेंगे तो 10 करोड़ से लेके चालू होने वाली ठीक है। बिज़नेसेस जो रहती है उसके ऊपर हम लोग बेट करते हैं। श्योर। जो 10 साल से बिज़नेस में हैं, जिनके नेट एसेट्स 25-30 करोड़ के हैं, तो हमने हमारा टारगेट सेगमेंट डिसाइड किया हुआ है ठीक है। बिकॉज़ हम लोग को ऐसा लगा जहाँ पर रिस्क कम है हुँ, और कॉम्पिटिशन कम है ब्लू ओशन। एंड हाँ, उस टाइप में हमने हमारा स्पेस आइडेंटिफ़ाई किया है जहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, पैसा जी। अच्छा मिल जाता है, रिस्क कम होती है, पर हमने भी अलग-अलग होता है। हमने भी हाँ, वही किया। हुँ, 5 करोड़ से 250 करोड़ वाले को हम कोच कर रहे हैं। हाँ, तो हर एक अपना एक मार्केट डिफाइन करता है, मार्केट के प्रोस कॉन्स है, यस। वो करते हैं। और फिर क्लिनिकल लोन्स क्या है सर, थोड़ा आपने? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे अभी क्योंकि हम लोग एडवाइजरी बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यार आपने ना कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बिल्कुल, ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट। बिल्कुल। भाई मेरी गाइडलाइन में तू बैठ गया, तो ये हुँ, तू लेके जा, बिल्कुल। अदरवाइज़ जी, हाँ, हाँ, प्रॉब्लम मतलब हमको नहीं देना पैसा करके। हाँ। हमको ऐसा लगता है कि जब आप एक रीज़नेबल साइज़ ऑफ लोन करते हो, जी, तो जो आपको फ़ी इनकम मिलती है, उसमें आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, सामने वाले की बात बैठ के सुनना। एंड वी आर वेरी पैशनेट व्हेन वी आर वर्किंग विद प्रमोटर्स, वी आर वेरी पैशनेट। हमको ऐसा लगता है कि उसकी विज़न समझे, जी, उसको समझाए कि भई तेरी ये विज़न है, इसके हिसाब से इस तरीके से पैसा तेरे को लगने वाला है। हम अगर उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते, तो भी उसको गाइड कर देते हैं कि भाई तू यहाँ चल जा, जी। हमारा पैसा तेरे लिए ठीक नहीं है। बट हम उसको गाइड करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको अलाइन कराते हैं कि भाई तेरा पैसा वापस कहाँ से होने वाला है, तू पैसा बिज़नेस में कैसे यूज़ करेगा, इससे कैश फ्लोज़ कैसे जनरेट होएँगे, ये कैश फ्लोज़ से हमारा लोन कैसे वापस होएगा और उसके हिसाब से उसको पूरी स्ट्रक्चरिंग करके देते हैं। वॉव! मतलब सामने वाले की रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसके हिसाब से उसको लोन देने की कोशिश करते श्योर। हैं। और मैं क्लिनिक लोन इसलिए बोलता हूँ बिकॉज़ हमको ऐसा लगता है जब हम लोग चेयर पे बैठते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर रहता है, वो हुँ, सामने वाले की हेल्थ, वाह! फिज़िकल हेल्थ हाँ, समझता है, उसके सिम्पटम्स समझता है, डायग्नोसिस करता है और फिर उसको दवाई सजेस्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको लगता है कि सेम काम हमारा है, हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ समझते हैं बिज़नेसेस की वॉव! और फिर उसके लिए डेट नाम की जो दवाई है, कैसे वर्क कर सकती है उसकी बीमारी सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए क्लिनिक लोन्स हम लोगों ने ऐसा नाम दिया हुआ है। टेन्योर पे लोन्स एवरेज? हम लोग टिपिकली कोशिश करते हैं कि भाई 3 साल के ऊपर का पैसा नहीं दे, क्योंकि ओह! हम लोग का कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। हम लोग एक छोटी एनबीएफसी है, जी, तो हम लोग को सस्ता पैसा नहीं दे मिलता है। बैंक्स हमको पैसा नहीं देती है। इंडिया में ऐसा है कि बैंकों को सिर्फ बड़ी एनबीएफसीज़ के साथ में बिज़नेस करना है। जी। डबल ए के नीचे उनको पैसा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी, जी, जी। तो छोटी एनबीएफसीज़ टिपिकली इन्वेस्टर मनी पे चलती है, तो हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देना चाहते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स ज़्यादा है। तो हम लोग सोचते हैं कि यार महँगा पैसा लंबे समय तक के लिए नहीं दिया जा सकता। तो 1000 डेज़ इज़ योर यस, आइडियल। यस, आई थिंक आइडियल, स्मार्ट भी है, यस। क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑलवेज़ ब्राइट, बट तू अभी क्या बात कर रहा है तो उसका नहीं बात और कर। कैसा है कि भाई तेरी इमीडिएट प्रॉब्लम हमसे सॉल्व करवा ले। हाँ, क्योंकि कैसा है, ऐसा नहीं होता है कि आप थोड़ा हाई कॉस्ट फंड लंबे समय के लिए कैरी कर सस्टेन नहीं पाते हो, कर पाएँगे वो। सस्टेन कर ये पाते ब्रिज हो। ब्रिज फंडिंग है, काइंड हाँ, ऑफ एक शॉर्ट टर्म फंडिंग है। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। आज जो इन्फॉर्मल लेंडर्स के पास में उसको मजबूरन जाना पड़ता था, जी, उसको 100 कॉल मार्केट में लगाने पड़ते थे, जी। उसके मुकाबले उसको बड़ा ईज़ी हो जाता है कि यार मेरे को एक ही जगह बात करने की है करके। अब गिरीश भाई, मैं मेरी साइड की बात बोलता हूँ। हुँ, हमने दोस्ती यारी में बहुत लोगों को पैसे दिए। पैसे तो गए, दोस्ती भी गई। हाँ, एक 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 आदमी को पैसे दिए जो हाँ, पैर पड़ता था, सर हाँ, प्लीज़ हेल्प कर लो, ले ले 25 लाख ले ले। अब ऑफ कोर्स प्रॉमिसरी हुँ, नोट, चेक, वीडियो रिकॉर्डिंग सब है। हुँ, कोर्ट में जाके बोलता है, नहीं मैंने तो इसको पैसे नहीं लिए। हुँ, चेक में, हुँ, नहीं मैंने तो इसको पैसे रिटर्न कर दिए। अब हुँ, 5 साल से चल रहा है, हाँ, समरी सूट किया, हाँ, चेक बाउंसिंग किया। इंडिया का लीगल सिस्टम बहुत हुँ, इम्प्रूविंग है, लेट्स नॉट बी नेगेटिव, बट इट्स हाँ, टफ। यस। और कोई-कोई केस तो मैं ऐसे जानता हूँ जहाँ कोर्ट पैसे देने वाले को डाँटता है कि तू मनी लेंडिंग लाइसेंस है तेरे पास, एग्ज़ैक्टली मैं क्यों तो पैसे आपको वही दिया? बोलने वाला था। अच्छा, लकीली मैंने इंटरेस्ट पे नहीं दिया पैसा। हाँ, तो मैंने बोला आउट ऑफ फ्रेंड, मैंने इंटरेस्ट पे दिया ही नहीं है। हुँ, इससे हेल्प माँगा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग था। जीतेंगे हुँ, देखेंगे, जब जीतेंगे हुँ, बहुत बड़ा लेसन है। हुँ, हम तो मेरा एक ये ऑडियंस को मैसेज है, अगर आपके पास एक्सेस फंड्स है, वो ज़माना गया जब ज़बान का भरोसा हो सकता है। आजकल पुलिस और कोर्ट उल्टा आपको डंडा मारता है कि आपके आपके पास पैसे था, आपने क्यों दिया? हुँ, यू डोंट हैव मनी लेंडिंग लाइसेंस एंड थिंग्स आर नॉट क्लियर। इनफैक्ट हुँ, चेक बाउंसिंग भी टफ हो गया, क्योंकि आप हुँ, 1 लाख के ऊपर चेक दो तो पॉजिटिव पे है, हाँ, आप डाल नहीं सकते। प्रॉमिसरी नोट वो हुँ। चेक करवाते हैं, ओरिजिनल है, नहीं है। इट इज़ नॉट ईज़ी। बशीर भाई पर पता है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। कौन-सा है? जैसे कंपनीज़, अगर आप कंपनी में इक्विटी बोल के लेते हो, तो हाँ, आपके पास में इक्विटी शेयर रहता है, हाँ, ठीक है? प्राइवेट लिमिटेड अगर आपकी कंपनी है, हाँ, बिकॉज़ हम लोग छोटे श्योर। अगर बिज़नेसेस के बारे में बात करेंगे, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम एनीबॉडी अदर देन मेंबर्स और डायरेक्टर्स। येस,
मतलब मेरे जो शेयर होल्डर्स है और Yes. डायरेक्टर्स है, एक तो Yes. मैं इनसे पैसा ले सकता हूँ या इनके रिलेटिव से ले सकता और हूँ। शेयर होल्डर्स का भी एक लिमिट है, हाँ, टिल द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड अनलेस स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट हो हाँ। डायरेक्टर से ले सकते हैं। तो आप शेयर होल्डर और Yes. डायरेक्टर से पैसा ले सकते हैं। Yes. आप थर्ड पार्टी से पैसा नहीं ले सकते, ये भी नहीं पता रहता छोटे Yes. बिज़नेसेस को। Yes, नहीं ले सकते। प्राइवेट लिमिटेड में वो ले लेते हैं किसी और से, देन वो डिपॉज़िट की डेफिनिशन में आ जाता है, वो एक अलग प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, बट एक डिबेंचर बोल के yes, NCDs कॉन्सेप्ट और debentures। एनसीडीज़ बोलते हैं हम हाँ। लोग, जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, हाँ, ये अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। अब ये समझना, ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। हाँ, तो अगर आपने डिबेंचर के फॉर्मेट में, और कुछ नहीं, जैसे आपको मैंने पहले बताया था ना कि आप एक तो ओनर से पैसा ले सकते हैं या फिर लेंडर से पैसा ले सकते हैं। हाँ। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास में इकोसिस्टम है, उल्टा बोलता हूं मैं, कई सारे बिजनेसेस ऐसे रहते हैं जिनके पास में लोग आके बोलते हैं यार आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, प्लीज हमको कोई अपॉर्चुनिटी बताओ ना, हम आपके साथ कैसे पैसे लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड हमारे पास में कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है कि यार हम लोग इनको किस तरीके से अपने बिजनेस के बेनिफिट्स में कुछ हाँ, शेयर दे और सके। इक्विटी देना नहीं है। इक्विटी देना नहीं है क्योंकि हमको कोई हेडेक चाहिए नहीं घर के ऊपर कि यार हमारे बिजनेस में कोई इंटरफियर करने आ जाए। तो डिबेंचर के फॉर्मेट में अगर आपको पैसा देना भी है ना अनलिस्टेड, थोड़ा सा कंप्लायंस बढ़ेगा, एक कंपनी सेक्रेटरी को थोड़ी फीस दे दीजिए, बट अगर आपने उस फॉर्मेट में दिया होता पैसा तो आपको कई गुना ज्यादा राइट्स मिल गए रहते। वाह। तो देर आर इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज अ वेरी, क्या बोलना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट लोग ज्यादा यूज ही नहीं करते हैं, NCD पता ही नहीं मुझे रहता है। लोगों को पता नहीं है। हाँ, आप तो जब अगर आपने कंपनी में सेम बिजनेस में पैसा दिया रहता थ्रू एनसीडी रूट तो बैंक आपको क्वेश्चन नहीं कर पाती कि आपने पैसा क्यों दिया, मनी लेंडिंग लाइसेंस है कि आपके पास में, एनसीडी के रूट में आप पैसा दे सकते हैं एक कितना कंपनी भी को। अमाउंट दे सकते हैं हाँ। कुछ भी। और उसके कूपन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट Yes. कितना की होता है। वो होता है, सिक्योरिटी मेंशन होती है, अच्छा, तो अच्छा। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पैसा देना चाहिए। अगर आप वैसा पैसा देते हैं तो आप पैसा दे भी सकते हैं या एज ए कंपनी आप पैसा ले भी सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से। अब 2 क्वेश्चंस आपको। आप हेल्प करते हैं कंपनीज को एनसीडी रेज करने में? एब्सोल्युटली, आप इस एनसीडी इज वन ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट आल्सो? वी आर वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन द कंट्री हु आर बेटिंग बिग ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। बढ़िया। बोथ, हम लोग जब लोन देते भी है ना तब भी हम लोग एनसीडीज के फॉर्मेट में पैसा देते हैं। बढ़िया। आपको बहुत कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलेगी इंडिया में जो कि एक्टिवली एनसीडीज के फॉर्मेट में पैसा देती है, बिकॉज इसका कंप्लायंस ही लोगों को समझ में नहीं आता है, एज ए लेंडर भी नहीं समझ में आता है लोगों को कि यार मैंने ऐसा देना चाहिए। बट हम लोग बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स देखते हैं। एनसीडीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ओह, सो इट्स अ मार्केटेबल इट्स अ सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी। मैं हरदम, मतलब मैं फोरम से भी जाके बोलते रहता हूँ कि यार बैंकों ने भी पैसा, आज आपको बताऊं कि अगर आपका डिसेंट साइज बिजनेस भी रहा ना, आप मल्टीपल बैंकिंग, कंसोर्शियम बैंकिंग के हेडेक में फंस जाते हो। हाँ, आप अगर डिवेंचर के फॉर्मेट में पैसा देते हो और आपका कल चल के पैसा थोड़ा तकलीफ में भी आता है तो यू कैन फ्रीली ट्रांसफर इट टू एनी अदर पार्टी एंड गेट आउट। हाँ, there are many आपको हो सकता है companies, कि रुपए yes. का पैसा 75 80 पैसा मिलेगा, 80 पैसा मिलेगा, बट आपको एग्जिट मिलेगी। आप मोकड़ा हो गया। हाँ, और बैंकों के लिए प्रॉब्लम क्या रहता है कि एनपी की जो प्रोविजनिंग रहती है, दैट इज अ बिग हेडेक। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन कीप इट इन देयर बुक्स। उनको मालूम है कि भाई अगर सिक्योरिटी अच्छी है, आदमी अच्छी है, तो लेट आएगा पैसा बट पेनल्टी के साथ में आएगा। और काफी लोग डिस्ट्रेस एसेट्स एक्यूमुलेट करते हैं, वो तो उनके दिस इज specialty डायरेक्ट है। डायरेक्ट Based on ट्रांसफर, उनको- आपके पास में उसकी ओनरशिप ट्रांसफर, आपके पास में उसके पूरे लेंडर्स के राइट ट्रांसफर, तो यू कैन डेट दे सकते, कोई इश्यू नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। Wow. आपको प्रोसेस फॉलो करना हाँ, वो पड़ता ठीक है। of course। लोग वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते, बट हम लोग एक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स लेंड भी करते हैं। Oh, wow। प्लस हमारा पूरा एक डेट इकोसिस्टम है जहां पर अगर सामने वाली कंपनी ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी है, उसको सस्ता पैसा उठाना है, लार्जर इन्वेस्टर बेस से उठाना है, तो लिस्टेड डिबेंचर्स बोल के भी एक पूरा सर, जर्नी ये रहता है। दिस इज समथिंग न्यू लर्निंग फॉर मी। आप अपनी इक्विटी ग्रो पे देख सकते हो, जीरोधा पे देख सकते हो, स्टॉक मार्केट देख सकते हो। आप अपना लोन भी लिस्ट करा सकते हो वेयर पब्लिक कैन पार्टिसिपेट। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी रहेगी, आपको सस्ता भी मिलेगा और आप लोन्स ले सकते हो। इनफैक्ट आजकल ग्रो में दिखता है, नॉट श्योर अबाउट काइट जीरोधा, आप ग्रो पे आपको डिबेंचर्स या बॉन्ड्स दिखते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दिखते एब्सोल्युटली, हैं। तो अभी ये पब्लिक डिबेंचर्स का प्रोसेस क्या है, क्या एडवांटेज है, थोड़ा बताएं, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं बताता हूँ आपको, हाँ। हमारे इतना बड़ा देश है हमारा, 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। मैं अज्यूम करता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप मिला के मिनिमम 1 करोड़ बिजनेसेस रहेंगे। फॉर श्योर। 19 लाख के पास में तो शायद एक्टिव कंपनीज है अपने यहाँ पर इंडिया में, तो एलएलपीज अलग। 1 करोड़ बिजनेसेस है। ये 1 करोड़ बिजनेसेस में से अराउंड 6 से 7 हजार बिजनेसेस ने हाँ। अपनी इक्विटी लिस्ट कराई है, मतलब वो लोग लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ। आपको पता है कि कितनी कंपनीज लिस्टेड है फॉर पब्लिक डेट? 150 to 200 कंपनीज। इस देश में सिर्फ 150 से 200 कंपनीज है 2% ऑफ पब्लिकली लिस्टेड इक्विटी, 2%। जो कंपनीज लिस्टेड है फॉर पब्लिक इशू ऑफ डेट। और मैं आपको बेनिफिट बताता हूं, अगर आपने अपने डेट को पब्लिकली लिस्ट कराया
तो यू कैन रेज मनी फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टार्टिंग एट 1000 रुपीज। 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट आपके साथ में कोई भी कर सकता है। आप सोचिए और ये सब आपके ग्रो जीरो द प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होता है? ग्रो पे है, Grow पे है। जीरोदा पे नहीं है, ओके, ग्रो पे है। अपस्टॉक्स पे है। ओके। तो वी हैव बीन इंटरेक्टिंग। अभी जब से हम प्रचय कैपिटल इज वन ऑफ दीज फ्यू क्या कहते हैं कंपनीज आउट Pioneers। ऑफ 200 कंपनीज। हम लोगों ने पिछले 1 साल में 3 बार पब्लिक मार्केट एक्सेस किया। आज हमारे 8000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स है एंड ये रूट को हमने चैंपियन किया हुआ है कि एक तो मैं यही छोटी पूछ रहा था। कंपनी हम लोग वी वांटेड टू लीड बाय एग्जांपल। तो आपने भी फंड्स वहां से रेज किए? यस, पब्लिकली क्या मार्केट से। स्मार्ट है यार। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फंड्स मोटा मोटी? देखिए अभी क्योंकि ये Approx। मार्केट डेवलप नहीं हुआ है, Sure। वी आर काइंड ऑफ लीडिंग दिस चेंज, वी आर लीडिंग बाय एग्जांपल कि यार ऐसा पैसा भी रेज किया हमने जा किया सकता है। है और छोटी कंपनी। Sure। वी आर नॉट कि बहुत बड़ी कंपनी की पूना के बाहर हमको बहुत ज्यादा लोग जानेंगे, तो वी वांटेड टू ये लीड बाय पॉडकास्ट के बाद पूरा देश जानेगा। तो हमने इस फॉर्मेट में पैसा रेज किया। हमने 8000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें मिले। और एक और ब्यूटीफुल चीज बताता हूँ कि इससे हम एक लिस्टेड कंपनी बन गए। Wow। मतलब जिस तरीके से मेन बोर्ड में लिस्टेड कंपनी रहती है, हाँ। उसकी जो हेडेक भी रहती है, हाँ। पर जो फायदे भी रहते हैं, Yes। जो रिस्पेक्ट भी रहती है कि यार आप एक क्रेडिबिलिटी भी जो रहती है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि यू कैन बी अ लिस्टेड कंपनी विदाउट डाइल्यूटिंग अ सिंगल रुपी ऑफ योर इक्विटी। वाओ, यू कैन बी लिस्टेड ऑन पब्लिक कंपनी फॉर डेट। 8000 लोगों से कितना अप्रोक्स रेज किया आपने? तो Approx। एवरेज टिकट साइज में बताना चाहूंगा इसमें Average। टोटल अभी तक हम लोगों ने शायद इस फॉर्मेट में 210 करोड़ रुपए रेस किए 3 पब्लिक इशू में। वाओ, दैट्स ह्यूज। एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन इंक्रीजिंग। पहले इसमें हमको 106% सब्सक्रिप्शन मिला, दूसरे बाद में 125%, अभी 150%। तो सब्सक्रिप्शन का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, Wow। इन्वेस्टर का बेस हमारा बढ़ते जा रहा है हाँ। एंड धीरे धीरे करके हम